नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है गुजरात के जिले सूरत की। और इसी इलाके में एक पालनपुर नाम का इलाका होता है, और इस पालनपुर नाम के इलाके में ही एक सोमनाथ सिंह व्यक्ति रहने वाला होता है। और ये नज़दीकी प्राइवेट स्कूल के अंदर चपरासी का काम किया करता था। वह दिन रात मेहनत करता था, स्कूल में भी काम किया करता था, और वह अपनी मेहनत मजदूरी किया करता था। और वह सोमनाथ अपने स्कूल के अंदर, और ये स्कूल के चपरासी के काम के साथ साथ बाहर और भी मेहनत मजदूरी कर लिया करते थे। और इन सब से मिलाकर उसे 12 से 13 हजार रुपए ही महीने के मिलते थे। और इनसे ही इसके घर का जो गुजर बसेरा था वह अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और इस सोमनाथ सिंह के साथ इसकी पत्नी और इसकी एक बेटी भी रहती है। और उसकी जो बेटी है उसका नाम होता है सोनम, जो कि पिछले साल ही उसने कक्षा 12वीं पास कर ली थी, लेकिन वह आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती है क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और फिर एक दिन जो सोमनाथ है वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, तुम्हें कॉलेज के आगे की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। लेकिन जो उसकी बेटी सोनम थी वह इसे मना कर देती है। वह कहती है कि पिताजी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो फिर इसके पिताजी सोमनाथ की जिद्दी के ऊपर ही यह लड़की कॉलेज में जाना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर सोनम है वह नज़दीकी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। एडमिशन लेने के बाद वह कॉलेज में जाना शुरू कर देती है। जैसे ही वह कॉलेज में जाना शुरू करती है तो उसे लगभग 1 महीना हो चुका है कॉलेज में जाते जाते हुए। फिर वह देखती है कि जो उसकी सहेलियां हैं उन सबके पास फ़ोन होता है। और फिर ये जो सोनम है इसे भी ये फोन की कमी है, धीरे धीरे ये महसूस होने लग जाती है। फिर ये सोनम है यह एक दिन कॉलेज से घर पर आती है। और घर पर आती है तो अपनी माँ रत्ना देवी से बोलती है कि माँ, मुझे भी एक फ़ोन लेकर दे दो, मेरी सभी सहेलियों के पास स्मार्टफोन है। और वह अपनी माँ से बोलती है कि मेरी सभी सहेलियों के पास फ़ोन है, मुझे कहीं देर हो जाए तो मैं आपके पास कॉल कर दूं, या कहीं मुझे और काम हो तो मैं आपके पास कॉल कर दूं। तो ये जो इसकी माँ है सोनम की रचना, इसे ये बात तो अच्छी लगती है, लेकिन जो इसकी सोनम का पिता है वो उसकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो इसे फ़ोन दिला दे। और फिर यहाँ पर ये रचना देवी है यह अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है पैसों की जिससे कि वह तुमको फ़ोन लाकर दे सके। और फिर भी ये रचना देवी है यह अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बात जरूर करूँगी तुम्हारे फ़ोन के बारे में। और फिर यहाँ पर जो सोमनाथ सिंह था वह शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास घर पर आ जाता है। और जैसे ही वह घर पर आता है तो उसकी जो पत्नी है रचना देवी वह उनसे पूछती है, उससे बात करती है, कहती है कि जो हमारी बेटी है वह अब कॉलेज जाने लगी है, क्यों ना हम उसे एक अच्छा सा फोन दिला दें। फिर ये सोमनाथ है यह अपनी पत्नी रचना देवी से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है, मुझे कॉलेज से 12 से 13 हजार रुपये मिलते हैं, बस जहाँ मैं स्कूल में काम करता हूँ उससे, और मैं इसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगा या बेटी को फोन दिलाऊंगा। और फिर यहाँ पर जो रचना है सोनम की माँ वह और सोनम यहाँ पर दोनों बैठी हुई थी। और वह दोनों बोलते हैं कि नया नहीं तो हमें जो इस बेटी है सोनम, इसको कोई पुराना फोन ही खरीद कर दे दीजिए। तो फिर ये जो सोमनाथ है ये भी सोचता है कि क्यों ना, मेरी इकलौती बेटी है, नया नहीं तो मैं पुराना ही सही, मैं मेरी बेटी को पुराना फोन तो खरीद कर दे ही सकता हूँ। और फिर यहाँ पर जो सोमनाथ सिंह है वह पास की एक दुकान में जाता है उसी शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास। और वहां पर एक लड़का बैठा हुआ होता है दुकान के ऊपर जिसका नाम जतिन होता है। और जतिन से यह है 3,500 रुपये का एक पुराना स्मार्टफोन खरीद लेता है। और इसके बाद जो सोमनाथ है वह अपने घर पर आ जाता है। और घर पर आकर वह अपनी बेटी सोनम को यह फोन देता है। सोनम जैसे ही यह फोन देखती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने आज तक कभी स्मार्टफोन देखा ही नहीं था। और फिर यहाँ पर इस फोन को देखकर जो उसकी माता है रचना देवी वह भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और सोनम का जो पिता है सोमनाथ सिंह वह भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि जो फोन है वह आगे चलकर इनके लिए एक घातक सिद्ध होने वाला है। वो बस यहाँ कॉलेज में जाती थी तो सोनम अब उस फोन को साथ में लेकर जाती थी। और जब वापस आती थी तो जो बेटी सोनम है वह दिन रात उस फोन में ही चिपकी रहती थी। और जो उस फोन की बैटरी थी वह उस फोन के अंदर पुरानी थी और वह फोन को चार्जिंग पर भी लगाती।
और यह बहुत ज़्यादा उस फ़ोन को चार्जर में लगाया करती थी। फिर 15 सितंबर 2025 के शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास ये सोनम है यह उस फ़ोन को चार्जर में लगाकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। फिर आधी पौन घंटे के बाद वह उस फ़ोन को देखती है तो वह फ़ोन है वह चार्जर नहीं होता है। और फिर सोनम यहाँ अपनी माँ से बोलती है कि माँ शायद मेरा फ़ोन है ये ख़राब हो गया है और ये चार्ज भी नहीं लग रहा है, क्यों ना मैं पास में दुकान है इसके ऊपर ले जाकर अपना फ़ोन दिखा कर ले आती हूँ। फिर सोनम है वह अपने जो पास की दुकान थी उस पर फ़ोन को लेकर जाती है। फिर ये लड़की है उस फोन को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाती है जिस दुकान से इसके पिता ने ये फोन खरीदा था। फिर ये लड़की जाकर उसी लड़का होता है दुकान के अंदर जतीन, उस जतीन से जाकर बोलते हैं कि ये फोन मेरे पिताजी तुम्हारे पास से लेकर गए थे और ये फोन है ये चार्जर में नहीं लगता है। फिर जतीन है वह इस लड़की की तरफ से मुस्कुराता हुआ देखता हुआ बोलता है कि क्यों ना तुम नया फोन खरीद लो। तो फिर ये लड़की बोलती है कि मेरे पिताजी ने यह फोन भी मेरे को बहुत मुश्किल से खरीद कर दिया है, नया फोन कहाँ से खरीद लूं। और वह कहती है कि मेरे पिताजी हैं वह बहुत कंजूस हैं, यह फोन भी मेरे को बहुत मुश्किल से दिया है। जतीन है वह यहाँ पर मौका मौका तलाशने लगता है और वह देखता है कि मेरी दुकान के ऊपर कोई ग्राहक नहीं होता है। फिर जतीन है वह इस लड़की सोनम से कहता है कि मैं तुम्हें नया फोन दे दूंगा और तुम्हें उसके बदले में कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर ये लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी बातें हैं वह समझ गई हूँ और मैं सारी बातें तुम्हारी मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नया फोन चाहिए। और फिर ये लड़की सोनम है ये बोलती है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम मुझे नया फोन दे दो। फिर ये जतीन है ये लड़का ये बोलता है कि तुम आज रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास मेरी इस दुकान के ऊपर आ जाना, फिर हम दोनों साथ में वक्त बिताएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें नया फोन दे दूंगा। और फिर यह बात सुनती है तो सोनम अपने घर पर आ जाती है और वह पुराना वाला फोन है वह उसी की दुकान पर छोड़ आती है। उसके बाद वह घर पर आने के बाद उसका खाना पीना हो जाता है और खाना पीना होने के बाद वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। और फिर जो उसके माता पिता हैं वह भी अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। और फिर यहाँ पर रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास जो सोनम के माता पिता हैं वह उनको नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं, लेकिन आज सोनम है उसको नींद नहीं आती है और वह फिर यहाँ अपने घर से निकलती है छुपते छुपाते दबे पैर से यहाँ पर घर से निकलती है और वह उस दुकान के ऊपर पहुंच जाती है। फिर ये लड़की इस दुकान के आगे पहुंचती है तो इस दुकान में पहले से ही जतीन है वह अंदर से शटर लगाए हुए इस दुकान के अंदर बैठा हुआ था। फिर जैसे ही इस लड़के ने इस दरवाजे को खटखटाया तो जतीन ने इस दुकान का जो शटर है वह ऊपर किया और ऊपर कर कर इस लड़के को अंदर दुकान के अंदर घुसा लिया। फिर यहाँ पर दोनों यह अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर दोनों के दिल को संतुष्टि हो जाती है। उसके बाद जो जतीन है वह इस लड़के को एक नया स्मार्टफोन देता है और फिर ये लड़की है यह रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास यह अपने घर पर आ जाती है, दबे छिपे पाँव वापस यह लुकते छिपते अपने घर पर आ जाती है। और फिर यहाँ पर जब इस लड़की को फोन दिया गया था तो जतीन ने इस लड़की से कहा था कि जब मैं तुम्हें दुकान पर बुलाना चाहूंगा तुम्हें उस टाइम पर दुकान पर आना होगा। फिर इस लड़की ने भी यहाँ इसे मना नहीं किया था, इसको हाँ ही बोला था। फिर यहाँ से ही एक कहानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की हर दूसरे तीसरे दिन इसकी दुकान में जाया करती थी और फिर ये जाती थी और यहाँ जतिन से कुछ पैसे भी लेती थी, लेकिन इस लड़की को यह नहीं पता था कि जो फोन इसे जतिन ने दिया था वह फोन उसके लिए आगे चलकर एक घातक साबित होगा और ये लड़की है यह पूरी तरह से एक गलत राह के ऊपर चल पड़ी थी। और फिर एक दिन है यह लड़की जो सोनम होती है यह अपने कमरे के अंदर बैठी बैठी फोन चला रही थी तो अचानक से इसका जो पिता है सोमनाथ वह कमरे के अंदर आ जाता है और वह देखता है कि उसकी बेटी के हाथ में एक नया फोन होता है। फिर यह सोमनाथ है यह अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी जो तुम्हारा फोन है पुराने वाला वह कहाँ पर है और तुम्हारे पास ये नया फोन कहाँ से आया। तो ये सोनम बोलती है कि पिताजी जो पुराने वाला फोन है वह खराब हो चुका है। और फिर ये बोलती है कि जो ये मेरे पास फोन है ये मेरी सहेली का है, जैसे ही जो मेरे वाला फोन है वह ठीक होकर जतिन वापस दे देगा तो मैं ये मेरी सहेली का फोन है यह उसको वापस दे दूंगी। और यह जो सोमनाथ है यह उसने यही सोच लिया कि क्या पता ये फोन इसकी सहेली का ही होगा। और फिर ऐसे ही कर कर यहाँ पर 2-4 दिन का समय है वह निकल जाता है और आखिरकार वह एक तारीख आती है 24 सितंबर 2025 के रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है।
और फिर इस दिन यह जो लड़का जतिन है ये सोनम के पास कॉल करता है और सोनम से कहता है कि आज रात के 10 बजे तुम मेरी दुकान के ऊपर तुम्हें आना है। फिर ये सोनम है ये भी कहती है कि ठीक है, मैं रात के 10 बजे के आसपास तुम्हारी दुकान के ऊपर आऊंगी। फिर यहाँ पर जो घर के सभी मेंबर है और सोनम है ये सभी ने खाना खा लिया और खाने खाने के बाद यहाँ पर सभी लोग वह अपने कमरे में जा जाकर सो जाते हैं। और फिर रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास सोनम है वह घर से निकलती है, रोज की तरह छुपते छुपाते हुए वह घर से निकलती है। और जतिन है वह अपनी दुकान के अंदर शटर अंदर से बंद कर कर बैठा हुआ है। जैसे ये जतिन की दुकान के ऊपर पहुंचती है तो यह जतिन है ये दुकान का शटर खोलकर और इस लड़की को अंदर बुलाता है। फिर ये दोनों लोग हैं, यह जो जतिन और सोनम है ये दुकान के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन आज इन दोनों की जो किस्मत थी वह खराब थी। जो सोनम थी इसके ऊपर उसका ही एक पड़ोसी होता है ईश्वर सिंह, उसने नजर रख रखी थी और ईश्वर सिंह था यह शराबी था, लेकिन आज इसने इतनी ज्यादा भी शराब नहीं पी रखी थी। और फिर ये ईश्वर सिंह ये सोचता है कि मैंने इस लड़की के बारे में, अगर ये लड़की गलत है, लड़का और लड़की दोनों गलत है, तो ये सोचता है कि मैंने पहले भी इसकी माँ को भी इस दुकान के ऊपर आते जाते हुए देखा था। फिर ये सोमनाथ है ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसके माता पिता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं इसके माता पिता को इसके बारे में बताऊं। फिर ये जो ईश्वर सिंह है यह सोमनाथ के दरवाजे के ऊपर रात के तकरीबन 11:15 बजे के आसपास दस्तक देता है। और फिर ये दरवाजा खटखटाता है यहाँ पर। फिर जो सोमनाथ है वह अंदर से आकर दरवाजा खोलता है और फिर जो ईश्वर सिंह है वह सोमनाथ सिंह से कहता है कि जो तुम्हारी बेटी है वह गलत राह पर चलने लगी है। तो ये ईश्वर जो सोमनाथ है ये कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुमने शराब पी रखी, मेरी बेटी तो अंदर सोई हुई है। तो फिर ये सोमनाथ है ये कहता है कि पहले तुम कमरे के अंदर जाकर देखो तुम्हारी बेटी है कि नहीं, फिर तुम मेरे पास आना। फिर ये जो सोमनाथ है ये कमरे के अंदर जाकर देखता है तो सोनम घर पर नहीं होती है। और फिर यहाँ पर सोमनाथ को भी शक होने लग जाता है और फिर ये सोमनाथ घर से बाहर निकलता है और फिर ये ईश्वर सिंह ये भी इसके साथ में निकलता है। और देखते देखते ये दोनों लोग ये जतिन की दुकान के ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर ये जतिन की दुकान के ऊपर जाकर और उसकी जो दुकान का दरवाजा है उसको खटखटाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक उसके दरवाजे को नहीं खोला जाता है। फिर जतिन है वह उस दुकान का जो शटर है वह खोलता है। खोलने के बाद जो सोमनाथ सिंह है वह अंदर जाता है। अंदर जाकर वह जो माहौल देखता है उस माहौल को देखते ही वह जैसे कि एकदम से दंग रह जाता है। उसके बाद जो ये लड़का जतिन है इसकी भी ये पिटाई करते हैं और अपनी बेटी को रंगे हाथ ये पकड़ता है। और फिर यहाँ पर जो शराबी होता है ईश्वर सिंह वह भी इस जो सोमनाथ है इसके कान भरना शुरू कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है रचना देवी वह भी कुछ कम नहीं है, वह उसने भी मैंने पिछले महीने में इस दुकान के ऊपर ही रंगे हाथों पकड़ा था। और ये कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जो तुम्हारी अब बेटी है यह भी अब तुम्हारी पत्नी की तरह ही करने लगी है, तो मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ा। और फिर यहाँ पर सोमनाथ है वह घर पर आकर अपनी जो पत्नी है उसकी भी मारना पीटना शुरू कर देता है और मार पिटाई करते करते यहाँ पर आसपास के लोग वह भी इकट्ठा हो जाते हैं। और आसपास के लोगों को भी यह पता चल जाता है कि जो ये इसकी रचना देवी इसकी पत्नी और इसकी जो बेटी सोनम है वह दोनों ने ही जतिन के साथ इन दोनों का ही गलत काम किया हुआ है। और फिर यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वह बीच बचाव कर कर यह मामला शांत कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो सोमनाथ सिंह है वह सोचता है कि मुझे मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है। और आखिरकार वह तारीख आ जाती है। वह तारीख होती है 2 अक्टूबर 2025 का वह दिन होता है और सुबह के तकरीबन 10:30 के आसपास का समय होता है। और आज जो सोमनाथ सिंह है वह अपनी दुकान के ऊपर नहीं जाता है और वह नज़दीकी मार्केट में जाता है। नज़दीकी मार्केट में जाने के बाद वह वहां से कुछ रशिया खरीदता है। रशिया खरीदने के बाद वह एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां पर कुछ दवाइयां लेता है, नशीली दवाइयां। और फिर वहां से वह एक पेट्रोल पंप के ऊपर चला जाता है। वहां से वह तकरीबन 5 लीटर के आसपास पेट्रोल खरीदता है। खरीदने के बाद वह घर पर आ जाता है, लेकिन आज किसी को भी नहीं पता था कि सोमनाथ आखिरकार करने वाला क्या है। और फिर यहाँ पर शाम को जो सोमनाथ सिंह है वह घर पर आता है। घर पर आने के बाद यहाँ पर खाना बनाया जाता है और सभी लोग एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। और लेकिन जो आज सोमनाथ सिंह है उसने खाने के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था।
और फिर खाना खाने के बाद वह देखते हैं कि जो उसकी बेटी और जो पत्नी है उन दोनों को वह बेहोश हो जाती हैं और उनको होश नहीं रहता है। फिर वह अपने अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में बेहोश होते हुए सोती रहती हैं। और फिर वह जो फोन जतीन ने दिया था उस फोन को उठाता है, उसको चार्जिंग के ऊपर लगाता है। चार्जिंग के ऊपर लगाने के बाद वह उस फोन के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और साथ में जो उसकी पत्नी और बेटी सोई हुई थी उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़कता है। और फिर यहाँ पर सोमनाथ है वह अपनी बेटी और उसे अपनी पत्नी होती है इन दोनों को आग लगा देता है। और फिर देखते देखते इसकी पत्नी और बेटी है वह दोनों जल जाती हैं। और सोमनाथ सिंह है वह यहाँ से अपना इस घटनाक्रम से बच बचाव कर यहाँ से निकल जाता है। और सोमनाथ सिंह है भाई अपने घर से निकल जाता है और वह कहीं दूर चला जाता है। और फिर यहाँ पर पड़ोसी है वह सुबह देखते हैं कि घर से यहाँ पर सब कुछ जल गया है। और फिर एक व्यक्ति होता है जो कि उनका पड़ोसी होता है रविकांत वर्मा होता है। और वह रविकांत वर्मा इसके घर के अंदर आता है और उसे सोमनाथ सिंह को आवाज लगाता है। आवाज लगाते लगाते वह घर पर आता है तो देखता है कि सोमनाथ सिंह वह घर पर नहीं होता है। और फिर यहाँ पर किसी ने पुलिस को फोन कर देते हैं और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस है वह इन दोनों माँ बेटियों का जो शव है वह कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद इन दोनों को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। और जैसे ही पुलिस यहाँ पर आने के बाद वह अपने स्टेशन में पहुंचते हैं तो सोमनाथ सिंह वह पहले से ही पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। और फिर पुलिस वह कहती है कि जिसे हम इधर उधर तलाश कर रहे थे वह तो पहले से ही थाने के अंदर बैठा हुआ है। फिर पुलिस वह यहाँ पर सोमनाथ से पूछताछ करते तो सोमनाथ बताता है कि मैं कल रात को घर से बाहर किसी काम के लिए गया हुआ था और मेरे घर पर फोन था, वह फोन फट गया जिसकी वजह से मेरे पूरे घर में आग लग गई। और यहाँ पर सोमनाथ सिंह वह बताता है कि पास में ही रखा हुआ पेट्रोल था उसके आग लग जाती है और फिर मेरी पत्नी और बीवी जो मेरी बेटी है यह दोनों जल जाती हैं और मैं किसी काम के लिए बाहर गया था। लेकिन पुलिस को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और पुलिस वह सोमनाथ को यहाँ पर अरेस्ट कर लेती है और उसी थाने के अंदर जेल में डालकर सोमनाथ सिंह की बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। और बहुत ज्यादा गहरी पिटाई करने के बाद सोमनाथ सिंह उसने आखिरकार सच उगल ही देता है। और फिर यहाँ पर सोमनाथ सिंह वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस है अब सोमनाथ सिंह के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है। अब ये तो आगे भविष्य के गर्भ में ही छिपा है कि जज साहब इस सोमनाथ सिंह को क्या सजा देंगे क्या नहीं देंगे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।